आज भारत के बारे में दुनिया में कुछ खबरें हैं। देश और दुनिया के समाचार माध्यमों ने भारत की बढ़ती साख के बारे में उल्लेख किया, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समर्थन किया है। बात चाहे कोविड की महामारी की हो या चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में शांति रक्षा मिशनों की हो या जलवायु परिवर्तन की या आर्थिक क्षेत्र की या आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की, आज दुनिया के देश भारत की ओर आशा और विश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं। अब वैश्विक मंचों पर भारत को लेकर दुनिया के देशों की ओर से दिए जा रहे संदेशों में प्रमुखता से उजागर होने लगी है। पिछले ही सप्ताह विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीनो मोहम्मद ने अपने संबोधन में कहा, भारत पर वैश्विक समुदाय का भरोसा बढ़ा है। दुनिया के देश भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगे हैं। मोहम्मद ने कहा कि भारत G20 में शामिल दुनिया के देशों में इकलौता ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के उद्देश्यों को बेहतरीन तरीके से हासिल करेगा। माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी खबर है। आत्मनिर्भरता के लिए भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, उन्होंने, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो गई, सोशल मीडिया एक बड़ा मंच बन गया और ऐसे में हम लोग निर्भर थे दुनिया के दूसरे किस्म के ऐप्स पे, उस डिजिटल वर्ल्ड पे। लेकिन मुझे खुशी है जब ये समाचार पढ़ा कि ट्विटर की जगह कू और व्हाट्सएप की जगह संदेश नेविगेशन ऐप जो भारत की इसरो ने बनाया है, वो दुनिया में भारत की एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। आज आप लोगों ने दूसरे समाचार देखे होंगे, भारत की सेना की कई बार समीक्षा होती है, चर्चा होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि दुनिया के अखबारों में भारत के सेना के हंटर किलर को, टैंक को, जो पूर्णतः स्वदेशी है और अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है, उसको जगह मिली है। लेकिन इसके विपरीत एक समाचार और है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा ये गिरफ्तार हुई है। बहुत लोगों के संज्ञान में होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी एक एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने भारत के खिलाफ एक साजिश रचने की, वो साजिश में शामिल हुई और इसको भारत की दिल्ली की पुलिस ने, इसने टूल किट माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश रची, देश को कमजोर करने की कोशिश की और आतंकवादियों से उस टूल किट माध्यम से इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की। ये गिरफ्तार हुई है। इसका अर्थ सीधा सीधा है, एक तरफ तो भारत तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ भारत को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस प्रक्रिया के लगभग 70 बरस हो जाएंगे। मुझे खुशी है कि देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने बुनियादी विकास से लेकर देश के वैचारिक मुद्दों के समाधान के लिए काम किया। इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में सरकारें आती और जाती हैं, लोग भी आते और चले जाते हैं, लेकिन भारत का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि उन 70 ऐतिहासिक फैसलों में, लगभग इस 70 वर्षों में 70 ऐतिहासिक फैसले, जिसमें आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि, नागरिकता संशोधन कानून, बोडो समझौता, 3 तलाक, आत्मनिर्भर भारत, नई शिक्षा नीति, खुले से शौच से मुक्ति, जनधन के खाते, हर गांव को बिजली, NBC नेशनल बैकवर्ड कास्ट का जो हमारा कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा, आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण, अंबेडकर जी के पंचतीर्थ, जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि, देश के लोगों को आयुष्मान भारत की बीमा, वन नेशन वन राशन कार्ड, PM किसान सम्मान निधि। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी किसानों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को 90,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पहली बार हुआ। 10,000 FPO और छोटे किसानों को पेंशन। ये उस किस्म के फैसले हैं जिससे भारत की ताकत बढ़ी है, भारत के किसान की ताकत बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसी अभिभाषण की पृष्ठभूमि में यहाँ की सरकार भी काम करती है, दिल्ली की सरकार भी काम करती है, लेकिन जो बजट अभी पेश हुआ उससे पहले कोरोना की वैश्विक महामारी थी। ये एक ऐसी महामारी थी जिससे दुनिया, देश और प्रदेश सबको चुनौती थी
उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए जिस तरीके से भारत ने ये जंग लड़ी, और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के वैज्ञानिकों की ताकत के बूते पर भारत दुनिया का ऐसा तीसरा बड़ा देश बन गया जिसने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, और उस स्वदेशी वैक्सीन को 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में लगाने का काम भी शुरू हुआ। ये भारत की उस सरकार की ताकत है, उन वैज्ञानिकों की ताकत है। कोरोना के कालखंड में आप बेशक उसका उपहास हटाएं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को उनकी इच्छा शक्ति जागृत करना, उनके भीतर भरोसा पैदा करना और इस बीमारी से लड़ाई लड़ना बड़ा काम था। इसलिए आरबीआई के 27 लाख करोड़ के पैकेज ने भारत के हर तबके को मजबूती दी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब ये बजट आया, इस बजट में स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, क्योंकि कोरोना के समय ये विश्लेषण हुआ, समीक्षा हुई कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये पहली भारत की ऐसी सरकार है, दुनिया की ऐसी सरकार है जिसने 137% की बढ़ोतरी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए बजट में की है। पहली ऐसी सरकार। 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा और 35 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए। अर्बन जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,40,678 करोड़ रुपए, क्योंकि पर्यावरण की एक बड़ी समस्या देश में है। इसी तरीके से जो हमारे लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग हैं, वो भारत की बड़ी ताकत है, जिस पे 11 करोड़ लोग सीधे सीधे उस पर रोजगार पाते हैं। 15,700 करोड़ रुपए एमएसएमई को देके और 11 करोड़ कार्मिकों को एक बड़ा संबल देने का काम भारत की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा दृश्य भी है। आज देश के अनेक समाचार माध्यमों में राजस्थान की भी चर्चा हुई है। एक खबर है कि फर्जी आरटीओ ने 6,000 से भी ज्यादा लाइसेंस बना दिए। राजस्थान की खबर है। प्रदेश के तस्करों के हौसले बुलंद हैं और थाना प्रभारी पर कार चढ़ाने का प्रयास हुआ। सोनोग्राफी की मशीन के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में लंबी कतारें लगती हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज, जिसकी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन नवजात गहन चिकित्सा इकाई के ठेके में गड़बड़ी का अंदेशा है। राजस्थान में नशे के कारण सर्वाधिक 338 मौतें। हिंदुस्तान में पिछले 1 वर्ष में सर्वाधिक नशे, माननीय सभापति महोदय, 338 मौतें केवल नशे के कारण राजस्थान में हुई हैं। गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक नशे का एक कॉरिडोर डेवलप हुआ है। सरकार के संज्ञान में है या नहीं मुझे पता नहीं। हनुमानगढ़ की पुलिस को बंधक बनाया गया, सहकारी बैंकों को अपात्रों के हवाले कर दिया गया और बॉर्डर पर, गंगानगर के बॉर्डर पर 6 किलो हेरोइन की तस्करी पकड़ी गई। राजस्थान के लाखों परीक्षार्थी अपनी भर्ती के इंतजार में परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी अभिभाषण हुए 2019, 20 और अब 21 का। इससे पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया। अनेक पृष्ठों में कई चीजों की घोषणाएं हुई। कई प्रश्नों के माध्यम से, माननीय सदस्यों के अनेक भाषणों के माध्यम से उसका यहां उद्धरण हुआ है। मैं उसको दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये सरकार, राज्यपाल महोदय ने अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा किया और अपने मुख से उस अभिभाषण को पढ़ा, लेकिन अफसोस ये हुआ कि महामहिम के मुख से भी सरकार ने असत्य कहलवाने की कोशिश की। आज मैं भी उनका उल्लेख करूंगा तो किसानों की कर्जा माफी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं माननीय सभापति महोदय, जिस पर 78 तो सीधे सत्यापित बिंदु हैं, जिस पर सरकार ने घोषणा की और उसमें एक भी क्रियान्वित नहीं हुई, केवल 0। उसका परिणाम है 0। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस बिल में इस अभिभाषण में इस तरीके की कई बातें कही गई कि जिसका ताल्लुक भारत की राजनीति से भी है, देश की केंद्र की सरकार से भी है, लेकिन किस तरीके से सदन को गुमराह करके केवल झूठी वाई लूटने का काम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, भारत का इतिहास गवाह इन 70 सालों की राजनीति में लगभग 50 बरस तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का अवसर मिला और 99 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो हिंदुस्तान के किसानों के लिए पहला अवसर था कि जब उन वाजपेयी जी ने
देश के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देकर उनके जीवन को संबल और सक्षम बनाने की कोशिश हुई है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री बीमा योजना इस देश में मोटर का बीमा, मकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन हिंदुस्तान के किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। मैं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको श्रद्धा से याद करूंगा, वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करके हिंदुस्तान और राजस्थान के किसानों को एक बड़ी ताकत दी थी। माननीय सभापति महोदय, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड देखते होंगे। कदाचित प्रधानमंत्री जी के मन में यह बात रही थी कि गांव का किसान शहर से जुड़े और अपनी उपज को ठीक तरीके से सहूलियत से ले जा सके। और मुझे खुशी है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1,64,000 किलोमीटर सड़क राजस्थान की धरती पर उसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देन है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, 3 कृषि के बिल आए, बड़ी चर्चाएं हुई, और मैंने जिस ग्रेटा थनबर्ग का जिक्र किया, जिस दिशा का जिक्र किया, इस आंदोलन की आड़ में भारत में अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना, ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें विदेशी ताकतें शामिल थी। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी विनम्रता के साथ, पूरी उदारता के साथ और इस देश के अन्नपूर्णा करने वाले, इस देश की धरती वाले किसान के सम्मान में ये तीनों ही बिल इसलिए लेकर आए कि बीज से लेकर बाजार तक किसान को आजादी मिले, उसको सम्मान मिले। हमारे यहाँ पारंपरिक खेती होती है सभापति महोदय, बोना, काटना और बेचना। न नवाचार थे, न उन्नत खेती थी, न फसलों का जोखिम था और न उनको कीमत थी। राजस्थान का किसान चना बेचने के लिए चोरी छिपे हरियाणा जाता था। राजस्थान का किसान चोरी छिपे गुजरात में मूंगफली बेचने जाता था क्योंकि कीमत ज्यादा मिलती थी, और इसलिए बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था की। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, जब लोकसभा और राज्यसभा में, मुझे लगता है किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा ये तीनों ही बिल मैंडेटरी नहीं है, ये वैकल्पिक हैं। और इन बिलों के बारे में पृष्ठभूमि यह है कि 2019 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र है, एपीएमसी का। इसी तरीके से बाकी बातों का उल्लेख उसमें है। 2000 से यह प्रक्रिया चल रही है। भारत के नीति आयोग ने इसका विश्लेषण किया, कांग्रेस के तत्कालीन नेता कमलनाथ जी की समिति बनी और अनेक राज्यों की सरकारों ने इसका उल्लेख किया और इसको अपनाया भी। आज भी पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अफसोस यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के रहते हुए जो प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इस बिल का, केंद्र के बिलों का प्रावधान तो बिल्कुल उल्टा है सभापति महोदय। ये किसान को पूरी ताकत देता है, पूरी आजादी देता है, और कोई माई का लाल किसान की जमीन को छीन नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन पंजाब के उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में ये साफ प्रावधान है, यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो किसान को 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और उसको जेल होगी। ये पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये 4 ही चीजें स्पष्ट हो गई। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उन्होंने शीशे की तरह सारी चीजें साफ कर दी हैं कि एपीएमसी जारी रहेगी। यदि एपीएमसी के बारे में सरकार को भ्रम होता तो एपीएमसी के लिए इस बजट में प्रावधान नहीं होता। एमएसपी जारी रहेगी। सरकार ने 11 बार किसानों से, 45 किसान संगठनों से 11 बार बात करी है और सरकार हर तरीके से बात करने के लिए तैयार है। इस 11 बार में सरकार ने कहा एपीएमसी जारी रहेगी, एमएसपी के लिए सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी किस्म की सियासत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अफसोस हुआ कि राजस्थान की विधानसभा में लोकसभा से पारित किए हुए बिलों पर यहाँ की सरकार ने, यहाँ की मौजूदा सरकार ने इस विधानसभा में बिल पारित करवाया। किस हैसियत से करवाया? कौन से संवैधानिक प्रावधान थे? समवर्ती सूची के विषय को अनुच्छेद 252(2) ये साफ कहता है कि संसद द्वारा प्रचारित किसी विधि को वही विधि मान्य होगी। इसलिए सरकार ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, दोनों ही अभिभाषण और कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र, इसका पहला पेज, पहले पेज पर ही किसानों के बारे में लिखा है। और इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं कि वीडियोस खूब लोगों ने देखा है। अलवर के
मालाखेड़ा में देखा, पीलीबंगा का वीडियो देखा, जालोर की सभा का देखा। अफसोस इस बात का है कि उसमें साफ कहा गया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 10 दिन में कर्जा माफ कर देगी किसानों का सारा, पूरा कर्जा। माननीय सभापति महोदय, मैं बताता हूं पूरा 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 भी बताता हूं, आप पे आता हूं, पूरा भी बताता हूं। पूरा आप कह रहे हो कि पूरा कर्जा, आपकी बात पर ही आ रहा हूं, पूरा लिखा हुआ बता दो। अभी आप बार बयान दे देना, आप ये बार बयान दे देना, आप ये बयान दे देना कि 2018 में आपने किसानों के पूरा कर्जा माफी की बात नहीं कही। आप सड़क पर निकाल के बता देना इस बात को कि आपने कर्जा माफी की बात नहीं की। सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी का, सभापति महोदय, आपके ट्विटर पे जवाब दिया था मैंने, वीडियो डाला था उस पे, बिल्कुल कर दिया नरेंद्र मोदी, वीडियो डाला था, बिल्कुल कर दिया। आपको माफ नहीं कराते, आप तरीका नहीं है, तरीका नहीं है, गई माफ उस पे। सभापति महोदय, सभापति महोदय, कर्जा माफ क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री भी नहीं बोलेंगे, फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बोलेंगे कि नहीं रवैया, ये क्या तरीका है? और इनके बजट में, माननीय और इनके बजट में, माननीय मंत्री बिराजी, प्लीज बिराजिए, माननीय मंत्री बिराजिए, माननीय सदस्य बिराजिए, प्लीज सहयोग करें, बिराजिए, आप बिराजिए, एक मिनट, बिराजिए, प्लीज सेव करें, प्लीज। मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी होना है, समय जो है निर्धारित किया हुआ है, प्लीज सेव करें और बीच बीच में आप इंटरव्यू नहीं करें। वो अपनी बात कहने में सक्षम है, उनको अपनी बात कहने दें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब अपना जवाब देंगे, यदि कोई ऐसी बात होगी तो अपने आप जवाब देंगे। प्लीज सेव करें माननीय श्री सतीश पूनिया, और आपसे भी अपेक्षा है प्लीज बीच में जो है आप उत्तेजना पैदा नहीं करें, प्लीज सेव करें। बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो बातें कही गई उसमें साफ तौर पर लिखा है, ये प्रश्न नंबर 3 है, किसान कल्याण का है, 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। ये पहला बिंदु है, इसमें न तो नेशनलाइज बैंक है न अधूरा है। इस कृषि ऋण को माफ करने की मेरी भावना ये है, मैं इसका उल्लेख करूंगा आगे, कि राजस्थान के किसानों ने, क्योंकि बड़ा कर्जा होता है साहूकार का भी, नेशनलाइज का भी, शेड्यूल का भी और कोऑपरेटिव्स का भी, इसकी वानगी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से राजस्थान का किसान इनके जाल में फंसा और हो सकता है 0.5% के अंतर को पूरा कर दिया होगा। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में 17 जनवरी 2019 को अभिभाषण के बिंदु 15 पर कहा, प्रदेश के कई किसानों द्वारा गत वर्षों से आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्तमान सरकार किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर यह प्रयास करेगी कि भविष्य में कोई भी किसान अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाए। लेकिन हकीकत यह 2019 के इस अभिभाषण के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के कानोड़ के चमलावादी गांव के किसान सुरेश ने 11 जनवरी 2021 को अपने खेत पर रखवाली करने गया था और जब परिजनों ने ढूंढा तो उसकी लाश पेड़ पर लटकती हुई पाई गई। मामला जानकारी में आया तो सुरेश ने केसीसी से कर्ज ले रखा था, जिसे जमा नहीं कराने के कारण वो परेशान था। परिवार में कमाने वाला इकलौता था। कर्जा माफी नहीं होने के कारण सुरेश ने आत्महत्या कर ली। सुरेश के बारे में जानकारी मिली कि वो पर्यावरण प्रेमी था, आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी पेड़ लगाए, लेकिन कर्ज न चुकाने के कारण उसको मजबूरी में फांसी लगानी पड़ी। इसी तरीके से अभी माननीय कांग्रेस के नेता का दौरा हुआ और उस दौरे के दौरान पीलीबंगा में कुछ किसानों की विधवाएं वहां धरने पर बैठी। पिछले 2 साल से उनको न्याय नहीं मिला। ये जो कहा गया सरकार की तरफ से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के नहरी क्षेत्र के किसानों ने, जिसमें हनुमानगढ़ के न्योलखी रावतसर के किसान राधेश्याम ने कर्ज व कुर्की से परेशान होकर 11 फरवरी 2019 को अपने खेत में जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
पीलीबंगा के ब्रजलाल ने कृषि लोन नहीं चुकाने में राज्य सरकार द्वारा बार बार भूमि नीलाम करने के नोटिस से परेशान होकर 7 फरवरी 2019 को अपने ही खेत में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। इसी जिले के किकरालिया ग्राम पंचायत के रामपुरा मटोरिया के सुरजाराम ने कर्ज से परेशान होकर 21 मई 2019 को पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदय, अफसोस की बात है कि गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेर ने जो किया वो तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक भी है। और सरकार को मुझे लगता है कि इन 2 सालों में अभी तक जवाब क्यों नहीं सूझा मुझे पता नहीं, लेकिन उनका एक लाइव वीडियो है। उस किसान ने सुसाइड करते हुए लाइव वीडियो जारी किया, सुसाइड नोट जारी किया और उस पर उन्होंने आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी को आत्महत्या का दोषी ठहराया और साक्ष्य के तौर पर उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो है। माननीय सभापति महोदय, जिस कर्जे की मैंने बात की है उसमें अभी तक 20,56,000 किसानों के इन्होंने कहा था 30 नवंबर 2018 के बाद ये ऋण माफ किए हैं, जबकि राजस्थान के किसानों की ऐसे कर्जादार किसानों की संख्या 59 लाख है और लगभग 99,000 करोड़ का कर्जा उन पर है। अब यदि इसमें नेशनलाइज बैंक लिखी होती तो हम मान लेते, इसमें शेड्यूल बैंक लिखे होते तो मान लेते, साहूकार का लिखे होते तो मान लेते। इसमें तो एक लाइन लिखी है कि कर्जा माफ किया जाएगा। सभाओं में संपूर्ण कर्जा कहा गया, उसके वीडियोज हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जब जवाब दें तो इस बात के लिए उल्लेख जरूर करें कि इन 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा कब माफ होगा। 2.25 साल सरकार को हो गए। माननीय सभापति महोदय, किसानों की संवेदनशील सरकार ने 17 जनवरी 2019 को उसी अभिभाषण के बिंदु 21 में कहा कि प्रदेश में किसान आयोग का पुनर्गठन होगा और आयोग उनके किसानों के आने वाली कमी परेशानियों को दूर करेगा। सरकार जवाब दे देगी किसान आयोग बना कि नहीं बना, मेरी जानकारी में नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान के किसानों को एक सहूलियत थी, पिछली सरकार में 833 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। मैंने मंत्री जी का बयान देखा, उन्होंने टैरिफ की सब्सिडी को सब्सिडी बता के 833 के लिए इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो 10,000 की टॉपअप सब्सिडी दी जाती थी वो राजस्थान के किसानों का हक है। मुख्यमंत्री महोदय अपने जवाब में ये स्पष्ट कर दें तो राजस्थान के किसानों को सहूलियत हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, बेशक ये कुछ भी कहें, लेकिन राजस्थान के 64,40,000 किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राजस्थान के किसानों को मिलती है। एक संबल देने का काम किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रदेश की तरफ से किसान कल्याण के लिए कोष के माध्यम से किसानों को संबल देने का काम किया। क्या राजस्थान की सरकार विचार रखती है? माननीय सभापति महोदय, जिन 13 जनवरी 2016 को ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से लागू हुई और राजस्थान के किसानों को मुझे खुशी है कि केंद्र की इस योजना से राजस्थान के किसानों को इस योजना से रबी और खरीफ की फसलों के लिए 65,000 करोड़ रुपए जारी किए गए राजस्थान के किसानों के लिए। मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार का एक ऐसा ताकतवर कदम है जिससे राजस्थान के किसानों को ताकत मिली है। देश के 23 करोड़ फसलों के लिए इस तरीके के आवेदन हुए, 23 करोड़ किसानों की, जिसमें 7.2 करोड़ किसानों को भुगतान कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान के लगभग प्रदेश के लगभग 54 लाख किसान, जिसमें 50 लाख किसान केसीसी का लाभ ले रहे हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर राजस्थान की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय कि इसी सरकार के जनघोषणा पत्र में, अभिभाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया गया, लेकिन राजस्थान में किसान के बाद सबसे पीड़ित कोई तबका है तो वो राजस्थान के बेरोजगारों का है। आपकी सरकार ने अनेक अवसरों पर जन घोषणा पत्र में भी कहा, अभिभाषण के दौरान भी कहा और 24 जनवरी 2020 को अभिभाषण की बिंदु संख्या 86 में आपने कहा, राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में 31,533 पदों पर 513 पदों पर युवाओं की नियुक्ति प्रदान की गई है। 28,601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 60,114 पदों पर नियुक्ति गई है, जबकि ये भर्ती पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2021 को
इस अभिभाषण के दौरान बिंदु संख्या 93 में आपने कहा कि विगत 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और इस प्रकार इन 2 वर्षों में सरकार ने 21,769 पदों पर नियुक्ति दी है, जो पिछली सरकार के समय थी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस समय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है इस समय राजस्थान में सर्वाधिक 28.2% बेरोजगारी राजस्थान की धरती पर इस समय है। ये मार्च 2020 की रिपोर्ट है। सभापति महोदय, ये दृश्य भी राजस्थान के नौजवानों ने देखा है कि परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, और पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। नौजवानों का पेपर लीक और इधर सरकार वीक। कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती, पटवारी की भर्ती, दूरसंचार, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन, इस तरीके की व्हाट्सएप के जरिए पूरी एक गैंग काम कर रही है और सरकार की नजर में नहीं। सरकार ने कहा कि हम 24 जनवरी 2020 को कहा बिंदु संख्या 87 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1,58,576 बेरोजगारों को इसमें कहा गया, और फिर ये कहा 10 फरवरी 2021 को बिंदु संख्या 95 में कि 2,50,000 युवाओं को लाभान्वित किया गया। 2,50,000 नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता। सभापति महोदय, इसमें स्नातक की शर्त थी। हालांकि जो अपंजीकृत या जो चर्चा में है लगभग 27 लाख बेरोजगारों की सूची आती है, लेकिन फिर भी रोजगार कार्यालय में 12,50,000 के लगभग बेरोजगार नौजवान हैं जो भत्ते का इंतजार करें। सरकार ने दिया कितना? 2,50,000। सीधा नौजवानों के साथ कुठाराघात। सभापति महोदय, राजस्थान के 2.5 लाख संविदा कर्मी, और आपने 17 जनवरी 2019 के अभिभाषण के बिंदु संख्या 24 में कहा संविदा कर्मियों अन्य कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा निर्णयों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है, परंतु मंत्री समूह और प्रशासनिक अधिकारियों की लगभग 8 बैठकें हो चुकी हैं। अभी तक संविदा कर्मियों की पहचान और उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उनके नियमितीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2.5 लाख संविदा कर्मी सरकार से न्याय चाहते हैं। जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, उनसे आपने कोरोना के कालखंड में पूरा काम लिया और उसके बाद उनको आपने लात मार दी। सभापति महोदय, सत्ता में आए हुए 26 माह हुए हैं, क्या 34 माह में क्या सरकार फैसला करेगी? अभी बीडी कल्ला जी के नेतृत्व की कमेटी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का इंतजार ही कर रही है। 26 महीने हुए। मंत्री जी ने भी कहा कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसको बताया नहीं जा सकता है कि इसमें क्या है। विधानसभा सत्र खत्म होने के पहले या बाद में इसकी रिपोर्ट को कमेटी में रखेंगे, और कमेटी ने अब तक 8 बैठकें कर ली। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से सभापति महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, कैबिनेट सब कमेटी के बारे में कोई चर्चा वैसे नहीं की जाती है। आपके बीजेपी के कार्यकाल में संविदा कर्मियों को भर्ती करने की कमेटी बनी थी। 5 वर्ष ने आपने क्या किया? माननीय शुरू से आने वाले माननीय सदस्य उसके अध्यक्ष थे। 5 वर्ष तक उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। हमने तो 8 मीटिंगें कर ली है और जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आने वाले सदस्य नीतीश पूनिया जी, इसी तरीके से 6,000 पंचायत सहायक ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में किसान कर्जा, बेरोजगारी के बाद जो तीसरा बड़ा मुद्दा है, इसको पूरी दुनिया जानती है कि राजस्थान ये हिंदुस्तान का शांतिपूर्ण प्रदेश है। लोग पर्यटन के लिए आते हैं, बसने के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन पिछले दिनों के आंकड़े इस राजस्थान की हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पूरे प्रदेश में जिस तरीके का दृश्य है, कुछ बातों का उल्लेख मैं आपके समक्ष करूंगा। 8 दिसंबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पुलिस की मौजूदगी पर पथराव होता है। दिसंबर के महीने में ही अलवर जिले के खैरथल में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठों को फाड़ने का मामला सामने आता है।
और इसी तरीके से फरवरी 2021 में जयपुर के महावीर जैन मंदिर में अष्टधातु की मूर्तियों का चोरी का मामला सामने आता है। न मंदिर सुरक्षित है, न मूर्ति सुरक्षित है, न पुजारी सुरक्षित है, न गांव देहात सुरक्षित है, न कस्बे सुरक्षित हैं। संपूर्ण प्रदेश में गैंगवॉर चल रही है। भू माफिया, बजरी माफिया, सूदखोर माफिया, शराब माफिया और आम जन में पूरा भय है। 13 जनवरी 2021 को भरतपुर के ग्राम चक सामरी में पुलिस थाना रूपवास में जहरीली शराब पीने से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसी तरीके से भीलवाड़ा में 10 लोग अंधे हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। 220 प्रकरण दर्ज हुए। 219 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई और इसी तरीके से अनेक इस तरीके की घटनाएं हुई। नागौर जिले में बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बैंक से 20 लाख रुपए लूटे और जेलों में बंद बदमाशों के माध्यम से चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही हैं। मुझे अफसोस है कि कोटा जिले के रामगंज मंडी में ये जो कुछ भी बयान कर रहे हैं तो सब अखबारों में छप गया। आपके भाषण का कंटेंट क्या है? कोई नई चीज बताओ आप। मैं कंटेंट पे आ रहा हूँ। आप पहली बार सदन में आए हो। मैं कंटेंट में आ रहा हूँ। पहली बार सदन में आए हो आप। मैं कंटेंट पे आ रहा हूँ। कंटेंट बताओ क्या है? मैं कंटेंट पे आ रहा हूँ। की कटिंग पढ़ करके कर रहे हो। मंत्री महोदय विराजिए। एक सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इतने वरिष्ठ मंत्री हो, इस प्रकार से अगर आपने दखलंदाजी की तो मैं सोचता हूं कि ये इस सदन की मर्यादा के खिलाफ है। मैं आप इस बात को मत करिए जिसके कारण से अशांति हो। वो बात कहो जिस आपको कोई जवाब देना है तो आप समय लेकर के उसके अनुसार कहना चाहो तो कह दीजिए, लेकिन इस तरह से बीच में खड़े होकर बोलना ठीक नहीं। लेकिन साहब, जो चीज अखबारों में पहले छप चुकी है आप उन्हीं को यहाँ पर दोहरा रहे हो। हम तो इनके मुंह से चूके ये अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, इनके मुंह से कोई अच्छी बात सुनना चाहते थे, कंटेंट सुनना चाहते थे कि भाई कंटेंट हो। मंत्री महोदय प्लीज इस तरह का वर्ता ठीक नहीं। सतीश पूनिया प्लीज कंक्लूड करें। सतीश जी पूनिया। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि माननीय कोटा के सदस्य और हमारे मंत्री जी श्रद्धा के पात्र हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिष भी हैं। ज्योतिष इसलिए हैं कि मेरी अगली लाइन यही थी कि कोटा जिले के रामगंज मंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक दीपक शाह पर जानलेवा हमला हुआ। अब उस पर हमने पिछले बार निवेदन किया था कि उस व्यक्ति की जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसकी सोशल मीडिया पे यदि फेसबुक पेज पे जाएंगे तो डीपी पे महामहिम की माननीय की फोटो है, वो जो आयुष पाया है। इतना ही नहीं, आप चाहेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा। माननीय सदस्य विराजिए आप। माननीय सदस्य प्लीज विराजिए आप। माननीय सदस्य बैठिए आप विराजिए। माननीय सदस्य अंकित नहीं रहा किसी का भी, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, समय हो गया, प्लीज। मैं अभी खत्म कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जब चाहेंगे जब स्पष्टीकरण दे दें। इनकी फोटो है, आशु पाया उसका नाम है, मुख्यमंत्री जी के साथ उसकी डीपी है, कांग्रेस का झंडा लगी हुई गाड़ी है, उसका ये जब चाहेंगे जवाब दे देंगे। लेकिन मुझसे एक मिनट विराजिए। आपको ये तकलीफ इसलिए थी, मुख्यमंत्री जब आपसे जवाब नहीं लेना, मुख्यमंत्री जी देंगे। एक मिनट साहब, मुझे सभापति इसके प्रधानमंत्री जी की किनके साथ फोटो है वो भी देख लो थोड़ा अखबार में। सभापति महोदय, इसके प्रधानमंत्री जी की किसके साथ है? लेकिन कटारिया साहब ने कहा कि हम आपसे सभापति महोदय, मुख्यमंत्री से चाहते, इसलिए मैं रुक गया। आपके कहने से रुका हूं मैं, वरना मैं तो देना चाहता था उसको। आपने मना किया। विराजिए एक मिनट। माननीय श्री पूनिया साहब, जिस विषय पे आप बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता और आप भी शायद साथ ही थे, इस पे ये तय हो चुका कि इस सब्जेक्ट पे यहाँ सदन में चर्चा नहीं होगी और इस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना जवाब देंगे। तो कृपया आप इस तरह से ये बार बार कह करके आप उत्तेजना पैदा नहीं करें। जो सब्जेक्ट आपको पता है पहले से ही, उस पर आप बेवजह उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं आप? प्लीज, ये सक्षम है अपनी बात कहने के लिए। हर बात ऊंचक के खड़े होते हो आप लोग। श्री सतीश पूनिया। सभापति महोदय, उसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया था, मुझसे आंकड़े मांग रहे थे। कांग्रेस के 2.25 साल में
इस शासनकाल में 6,13,000 के लगभग हत्या का प्रयास, बलात्कार, चोरी, लूट और डकैती ये अपराध हुए हैं। पिछले 2020 और 21 के मुकाबले अपराधों की संख्या इस समय जनवरी 2021 में 43.35% है। 2020-21 के मुकाबले 21 में महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति अपराधों में 60.96 की वृद्धि हुई है, 65% की। बलात्कार के मामलों में 25.97 की हुई है और अपहरण के मामलों में 41.65 की हुई है। इसी तरीके से 2021 जनवरी में आदिवासी अपराधों के प्रति 31.7 की वृद्धि हुई है, दलितों के प्रति 21.9 की हुई है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है, मैं नहीं कह रहा, न अखबार में छपे, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि महिलाओं के अपराधों में राजस्थान का स्थान दूसरा है। यहाँ न डोली सुरक्षित है और न कोई मूर्ति सुरक्षित है। जो भ्रष्टाचार के मामले इन दिनों चर्चित हैं, मुझे उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, पर सरकार कितनी कायम है। पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की, उसमें 24 जनवरी 2020 को इसकी चर्चा पहले हुई है कि आपने अभिभाषण के बिंदु संख्या 10 में कहा, प्रथम चरण में जयपुर में 12 जनता क्लिनिक खोले गए, परंतु सरकार की घोषणा थी कि प्रदेश में 1000 खोले जाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज के खोलने की रफ्तार है, उसमें कहीं जमीन नहीं मिल रही, कहीं भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के जेके लोन को किस तरीके से बताओ। ये सदन में कोई भी माननीय सदस्य बोले तो जिम्मेदारी के साथ बोले। मुझे एक जिला बता दो आप, माननीय आमिर साहब आने वाले सदस्य, एक जिला बता दो जहां जमीन अलॉट नहीं हुई हो। आपको अगर मालूम हो एक जिला बता दो आप। मैं बता दूंगा, अलवर जिले में तो आप ईएसआई का अस्पताल, आप आरोप लगा रहे हो, आप एक जिला बता दो जहां जमीन। अलवर की बात कर रहा हूं, ये हॉस्पिटल ले रहे हो, आपका जमीन ही नहीं है, ये बात कर रहे हो अलॉट नहीं। मैं तो गैर जिम्मेदाराना बात बिल्कुल सदन में नहीं करनी चाहिए। अलवर का प्रकरण भी आपको मालूम नहीं है। अलवर की जमीन अलॉट हो चुकी है। अलवर में राजस्थान गवर्नमेंट खुद का मेडिकल कॉलेज बना रही है। की बात है, बिना बात निवेदन ये करना चाह रहा हूं, अगर यही बात है, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं है, सक्षम है। सभापति महोदय निवेदन करना चाह रहा हूं, सदन में तथ्यहीन बात भी नहीं होगी सभापति महोदय। इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ जवाब देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, इसलिए तकलीफ में है। कोटा से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत का जिम्मेवार कौन है? और लगातार दूसरी साल भी वही रिपीटेशन होता है। उनकी मौतों का जिम्मेवार कौन है? उस अलवर में जिस तरीके से आप बच्चों की मौत पर राजनीति कर रहे हो, ये आपके चिकित्सा मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री हूँ। 156 बेड का पता लगा, इन्होंने क्या किया 5 साल में? इनके तौर तरीके मालूम नहीं इनको। समाप्त करें अपनी बात, समाप्त करें अपनी बात। बैठ जाइए, अंकित नहीं होगा। बिराजिए माने से बिराजिए माने पुणे साहब, प्लीज बिराजिए, बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में मेरे से पहले बहुत लोग बोले और आगे भी बोलेंगे, लेकिन इस बात पे दर्द क्यों हुआ? ये हकीकत नहीं है क्या? या सरकार की लापरवाही नहीं है क्या? कमजोरी नहीं है क्या? और नहीं है तो मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। माननीय मंत्री महोदय की और पुत्रवधू ने अस्पताल में ये कहा कि यदि अस्पताल इलाज नहीं कर सकता तो इस अस्पताल के ताले लगा दें। माननीय धारीवाल जी की पुत्रवधू का उल्लेख उसमें स्पष्ट तौर पर है। मैं वो प्रमाण आपको दे दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। बिजली के बारे में मैं निवेदन किया कि राजस्थान के लोग 833 रुपए बिजली की सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। आपने इतनी महंगी कर दी। राजस्थान 96% बिजली उत्पादन करता है। अब 8 से 13 रुपए 6 राज्यों में कम से कम राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक टैरिफ है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, इस पर भी गौर करें। आपने ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूती की बात की, सशक्तिकरण की बात की, लेकिन आपने पिछले दिनों पीडी का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात की और फिर आपने यू टर्न लेके वापस लिया, क्योंकि राजस्थान के तमाम सरपंचों ने ताले लगा दिए पंचायतों के। आपके सरपंच भी शामिल थे। पंचायती राज संस्थाओं के 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान को प्रदेश की पहली किस्त के 965 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने जारी किया। राजस्थान सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया अभी
जिसमें राज्य वित्त आयोग के 2,964 करोड़ रुपए में प्रदेश में केवल प्रदेश की सरकार केवल 1,100 करोड़ रुपए देना चाह रही है, जबकि दोनों मदों को मिलाएं तो ये 5,000 करोड़ होता है। प्रदेश की सरकार में 2 बार बजट पारित किए गए। ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली ग्रांट राशि का जो प्रावधान किया गया है वो अभी तक पंचायतों को नहीं दिया गया, और ये राशि किस मद में खर्च की गई ये सरकार बता तो सकती है। माननीय सभापति महोदय, राज्य वित्त आयोग के मद से सरपंच एवं पंचों को मानदेय, पंप चालकों, फीटर्स की मजदूरी, बैठक और बिजली का खर्चा ये भी प्रभावित हो रहे हैं। एसएफसी के तहत जो अनुदान मिलता था न मिलने के कारण पीएम आवास, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, मटेरियल का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन, ये तमाम कार्य रुके हुए हैं। मैं भारत की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ये एक मिशन शुरू किया, जिसमें भारत की सरकार का बड़ा योगदान है। समाप्त करें। राजस्थान के 1 करोड़ 1 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे और 2024 तक प्रदेश के 33 जिलों में 43,363 गांवों में हर घर में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। केंद्र की सरकार ने प्रदेश को 5,330 करोड़ की राशि अलॉट कर दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, मैं अभी खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक आखिरी बिंदु कटारिया, इस पर राजस्थान की सरकार ने बजरी के बारे में जब विपक्ष में थे तो यहां शोर मचाते थे, लेकिन राजस्थान में बजरी का आतंक, बजरी के माफियाओं का आतंक अंकित नहीं होगा। लगभग 55 लोगों की जाने गई है सभापति महोदय, उसका जवाब तो सरकार ने। गुलाब जी कटारिया, प्लीज सेव करें। सभापति महोदय।